नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर आता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, मेरे जवाब आते हैं। तो एक उत्साह का माहौल बना रहता है और इस उत्साह के माहौल में थोड़ी बहुत ज्ञान की बात हो जाती है, जीवन से जुड़ी हुई बात हो जाती है। मधुमेह अब जीवन से जुड़ी हुई बात का ही एक पक्ष पहलू हो गया है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे चौथे आदमी को मधुमेह है। तो ये जो समस्या है विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो और मधुमेह से पार पाने के लिए ज़रूरी है, जो बातें हैं वो बहुत सरल है। पर क्या होता है कि सरल बातों को हम तवज्जो नहीं दे पाते, बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे पाते, और हम चाहते हैं कि कोई ऊपर वाला आए, ऐसा हाथ करे और हम ठीक हो जाएं। जबकि आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि शरीर का जो ऊपर वाला है, उसका जो भगवान है, जो देव है, जो उसका मालिक है, वो स्वयं आप है। आपको ही संयमित भोजन लेना है, नियमित व्यायाम लेना करना है, और 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, टेंशन तनाव से दूरी बनानी है, ज़्यादा लालच के पीछे नहीं पड़ना है, और ज़िंदगी को पूरी तरह से आनंदित होकर बिताना है। ऐसा करेंगे तो मधुमेह आसपास भी नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो क्यों ना हम मधुमेह के बारे में बात करें कि मधुमेह अगर हो गया तो लोग परेशान हो जाते हैं कि सब बहुत सारी जांचें हो गई, फिर भी कोई इलाज नहीं हुआ और कोई फायदा नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके बारे में बात की जाए कि मधुमेह में कौन कौन सी जांचें अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, कब कब कौन कौन सी जांचें होंगी, क्यों होंगी, उनका महत्व क्या है और क्यों करवाना चाहिए। क्या होता है कि आजकल तो युग बड़ा ही विचित्र सा है। लोग आते हैं, अपने माता पिताओं के साथ आते हैं, बोलते हैं साहब हमने पिताजी की सारी जांच करा दी, होल बॉडी चेकअप। लोग बोलते हैं कि हाँ, मैंने अपनी वाइफ की पूरी जांच करा दी, सब कंप्लीट बॉडी चेकअप, आप तो बस जांच देखिए, इलाज लिखिए। तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि ये जो जांचों वाला मामला है, ये डॉक्टर की विवेचना के बाद तय होने वाला मामला है। अभी आप एक पूरा जंगल ले आएंगे और बोलेंगे कि डॉक्टर साहब इसमें से एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया ढूंढ के दे दीजिए, तो डॉक्टर के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, फिर वो दिमाग नहीं चलाएगा। इसलिए सबसे पहली बात जो मैं हमेशा सिखाता हूं, हिंदुस्तान एक बड़ी खूबसूरत जगह है, कम से कम चिकित्सा के मामले में दुनिया की श्रेष्ठ जगह है। यहाँ आपको पूरा अधिकार है कि आपको किस डॉक्टर को दिखाना है, कब दिखाना है। फीस देते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं। ऐसा बाकी जगह नहीं होता, ना अमेरिका में होता है, ना यूके में होता है, ना गल्फ में होता है, कहीं ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी शक्ति आपके पास है। पर क्या होता है कि उस शक्ति को आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसे आप जागृत नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसे डॉक्टर का चुनाव करें जो सही मात्रा में, सही दिशा में आपको मार्गदर्शन करे, सही जांचें कराए और सही इलाज हो। उसके विपरीत हम लैब वालों के चक्कर में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब 500 रुपये अतिरिक्त दे दीजिए और खूब सारी जांचें हो जाएंगी। पर अब क्या होता है कि उसमें फिर वो चीजें, वो दिमाग लगा के जांचें नहीं होती, और स्वाभाविक है, लैब वाले का काम ही नहीं है जांच लिखना। जांच करना जरूर है, पर डॉक्टर की सलाह के अनुरूप। तो ऐसी विकट स्थिति बन जाती है, जिससे क्या होगा कि भविष्य में आपको होशियार डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो आप हमेशा खूब सारी जांचें लेकर आएंगे और डॉक्टर उसमें से बीमारी ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपनी विवेचना नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो जांचों की एक विसंगति है, पर आज ये विषय मुख्य नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि इसी से शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर का चुनाव करें, जो भी जांच लिखें वो जांच करवाइए, तो उससे आपके पैसे भी बचेंगे, सही इलाज होगा, क्योंकि डॉक्टर का हथियार है जांच। उसे चलाने दीजिए, उसे तय करने दीजिए कि जो लक्षण दिख रहे हैं उसके आधार पे कौन सी जांचें चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे डॉक्टर साहब हमने तो सब जांचें करवा ली। तो उससे क्या होगा, उन जांचों का महत्व आपके लिए है ही नहीं। निर्णय किसको लेना है जांच देखकर? आपके डॉक्टर को लेना है। तो निर्णय डॉक्टर को लेने दीजिए कि कौन सी जांच करवानी है। वो ज्यादा जांच कराता है, आपको लगता है कि डॉक्टर गलत जांचें कराते हैं, तो आपके पास दूसरे डॉक्टर के पास जाने का हक है। यह हक दुनिया में और किसी को नहीं है, केवल हिंदुस्तानियों को है। तो उसका फायदा उठाएं। मान लीजिए अब आपको मधुमेह का शक है, तो मधुमेह का डायग्नोसिस बनाने के लिए कौन कौन सी जांचें बहुत आवश्यक है, इसे मालूम नहीं है, शक है। डॉक्टर ने बोला है कि यार ज्यादा पेशाब आ रही है, ज्यादा भूख हो रही है, वजन कम हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि आपकी शुगर बढ़ी रहेगी। तो कभी भी आप जांच करवा लेते हैं, दिन के किसी भाग में भी करा लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर।
तो कोई भी रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 के ऊपर आती है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं मधुमेह तो नहीं है। फिर हम बोलते हैं खाली पेट जांच कराइए। खाली पेट शुगर 126 या उससे ज्यादा आती है तो हम उसको कहते हैं मधुमेह हो गया। भोजन के 2 घंटे बाद, चाहे नाश्ते के 2 घंटे बाद हो, चाहे दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद हो, चाहे रात के खाने के 2 घंटे बाद हो, अगर ये कोई भी शक्कर की जांच आपकी 200 के ऊपर आती है तो हम कहते हैं अरे आपको तो मधुमेह हो गया। एक टेस्ट है, क्या होता है कि ये खाने पीने वाला मामला है ना, लोग बोलते हैं साहब अभी तो मैं खा के ही आ गया, खाली पेट नहीं हूं, तो इसलिए सहूलियत के लिए HbA1c का डायग्नोसिस का टेस्ट बनाया गया। ये टेस्ट भी बड़ा सरल है, आप थोड़ा सा प्रिक देते हैं और ब्लड सैंपल में आपका टेस्ट आ जाता है, तुरंत आ जाती है, कई मशीनें तो तुरंत बता देती। तो ये भी जब 6.5 या उससे अधिक हो तो हम कहते हैं ये मधुमेह है। तो मधुमेह के डायग्नोसिस के क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिए। प्राय एक टेस्ट पॉजिटिव आता है तो दूसरे दिन हम उसको रिपीट कर लेते हैं। इन तीनों टेस्ट में कोई भी रिपीट कर लेते हैं, वो भी फिर से पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि अब तो इलाज की आवश्यकता है। अब मधुमेह हो गया आपको, तो मधुमेह में क्या पैमाने, हमेशा कहता हूं ना, ये पैमाने वाली बीमारी है, गणितीय विवेचना वाली बीमारी है। यह मरीज को पहले से ही मालूम होता है कि भाई मुझे शुगर है तो खाली पेट कितना रखना है, भरे पेट कितना रखना है, 3 महीने का एवरेज कितना रखना है। कितनी सरल बात है। खाली पेट 100-125 रखिए, भरे पेट 180 के अंदर रखिए, 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखिए। तो बीमारी के इलाज चालू होने से पहले ही आपको पैमाने बता दिए जाते हैं और उस दायरे में रहने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है और तरीके भी बताए जाते हैं। तो कितना सरल इलाज है। तो मधुमेह के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, तो ये 3 चीजें आपके डॉक्टर जरूर करेंगे। पहली बार आप आए हैं और उनको लगता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज जो 100 में से 95 लोगों को जो मधुमेह है वो टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन वाली डायबिटीज होती है, वो 5% लोगों को होती है, 100 में से 5 लोग, ज्यादा से ज्यादा 8 लोग। तो जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो पहली बार मरीज आता है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसकी हम विवेचना करें, उसके इन्फेक्शंस के बारे में पूछें कि पेशाब के रास्ते जलन तो नहीं हो रही, खुजली तो नहीं हो रही, बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं, हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं, कोई और दवा तो नहीं खा रहे हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ भाई हमें खाली पेट शुगर 100 रखना है, भरे पेट 180 के अंदर रखना है, 3 महीने का एवरेज 7% रखना है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आपका आंखों का पर्दा कैसा है ये देखें, क्योंकि आंखों के पर्दे में शुगर लंबे समय तक बड़ी रहने पे खून उतरने लगता है मित्रों। तो जो खून उतरता है तो आंख तो पारदर्शी अंग है ना, अगर खून उतर जाए तो पारदर्शिता खत्म होने लगती है, तो आंखों के आगे धुंधलापन आने लगता है और आगे चल के अंधापन भी आने लगता है, जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हिंदुस्तान में अंधेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जब भी टाइप 2 डायबिटीज का डायग्नोसिस आपके डॉक्टर बनाएंगे तो उनका हक है कि वो आपके आंखों के पर्दे को देखें। कोई खराबी आएगी तो फिर वो आंखों के डॉक्टर के पास भेजेंगे और आगे का इलाज होगा, जिससे आपकी रोशनी बच जाएगी। अंधापन अपने आप में अभिशाप है, तो जब भी वो बोलें तो ये जांच जरूर कराइए। फिर वो चाहेंगे कि भाई गुर्दे की स्थिति क्या है, क्योंकि 3 ही चीजें हैं जिसको हम माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसें, इनका सीधा सीधा संबंध आपके शुगर से है। तो वो गुर्दे की जांच के लिए एक माइक्रो एल्बुमिन नाम के प्रोटीन की जांच करेंगे। माइक्रो एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है वो 30 के अंदर होता है, जिसको हम एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो कहते हैं। ACR अगर 30 से 300 के बीच में आया तो हम कहते हैं माइक्रो एल्बुमिन यूरिया है, और 300 के ऊपर आता है तो हम कहते हैं मैक्रो एल्बुमिन यूरिया है। आजकल इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है, पर मोटे तौर पे यही है इसका महत्व। तो जब भी माइक्रो एल्बुमिन बढ़ने लगता है तो हम लोग सतर्क हो जाते हैं कि भाई शुगर बहुत अच्छी रखनी है, बीपी बहुत अच्छा रखना है, कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा रखना है, और समय समय पर माइक्रो एल्बुमिन की जांच रिपीट करनी है। एक बार टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 5 से 6 हफ्ते में हम दोबारा करके देखते हैं, फिर भी पॉजिटिव आता है तो फिर हम इसके लिए भी दवा लिखते हैं। सबसे पहला प्रयास होता है कि शुगर नॉर्मल करें। शुगर नॉर्मल करने पे प्राय ये टेस्ट नॉर्मल हो जाता है। नहीं होता है तो हम ब्लड प्रेशर की दवा कम मात्रा में, और जिनको ब्लड प्रेशर है समुचित मात्रा में बीपी की दवा देते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से नियंत्रित हो जाता है। तीसरी जांच है वो आपके पैरों की नसों में देखेंगे कि सुन्नपन तो नहीं आ गया, कोई घाव तो नहीं बन गया, कहीं चमड़ी मोटी तो नहीं हो गई, कहीं कोई चीज संवेदनशीलता कम तो नहीं हो गई। इसको कहते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी देखना इसलिए जरूरी है मित्रों कि इससे फिर आप सजग हो जाएंगे, नंगे पैर नहीं चलेंगे,
पैरों की हमेशा जांच करेंगे समय समय पर, चोट लगने पर समुचित इलाज करवाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि ये कीटाणु अंदर घुस जाते हैं, हड्डियों तक पहुंच गए तो ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, गैंग्रीन बन गया तो पैर काटने की नौबत आ गई। तो ये बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। इनसे बचने के लिए जब आपको टाइप 2 डायबिटीज का डायग्नोसिस होगा तो डॉक्टर ये तीनों जांचें करवाएंगे और ये नॉर्मल आने पे कहेंगे अब 1 साल के बाद देखते हैं। कहीं कोई खराबी आएगी तो उसके जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके पास आपको भेजा जाएगा। तो ये तो बड़ी सिंपल सी जांच होगी। इसके साथ उनको लगता है कि नहीं, हृदय रोग की संभावना ज्यादा है, तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की जांच करा सकते हैं और एक बेसलाइन ईसीजी कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पे इतनी ही जांचें हमें डायग्नोसिस के समय करानी होती है। अब बात होती है कि टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज का मरीज, जो कि एक रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी है, जहां एंटीबॉडीज बन जाती हैं, गैड एंटीबॉडीज, जो पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को खत्म कर देती हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज में जब डायग्नोसिस होता है तब हमें आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की जरूरत नहीं होती, पर यह जांच हम करते हैं जब बीमारी को 5 साल हो जाते हैं। फिर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को दोनों को एक ही तरह से जब भी मरीज आएगा, आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसें देखी जाएंगी। टाइप 1 डायबिटीज क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी है, इसलिए डॉक्टर चाहेंगे कि पक्का करना कि भैया ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है। तो पेशाब में वो कीटोन्स करके देखेंगे। कीटोन्स की जांच पॉजिटिव आने का मतलब है कि शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, जो कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, रोटी में होता है, चावल में होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसकी जगह हम प्रोटीन की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं बॉडी में। तो जो प्रोटीन एसिडिक तत्व उत्सर्जित करता है जिसको कीटोन्स कहते हैं, और इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। ये इंसुलिन की कमी दर्शाता है। इसके साथ साथ वो सी पेप्टाइड की जांच कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आपके इसमें इंसुलिन बनाने की क्षमता कैसी है। तो अगर क्षमता ठीक रहती है तो आपको गोलियों से कंट्रोल कर देंगे, क्षमता ठीक नहीं रहती तो वो बोल देंगे हाँ भाई ये टाइप 1 डायबिटीज लग रहा है, कीटोन्स भी पॉजिटिव है, सी पेप्टाइड बिल्कुल बॉटम लो है। और कंफर्म करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक जांच का पैमाना है जो कि थोड़ा महंगा है, 5-6 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। तो प्रायः हम लोग उसका ध्यान रखते हैं, बहुत जरूरी हो तो ही कराते हैं, जिसको कहते हैं गैड एंटीबॉडीज। तो ये जो गैड एंटीबॉडीज पॉजिटिव आता है तो पक्का हो जाता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी है जिसके कारण इंसुलिन बनाने की ताकत कम हो गई है। तो ये 3 टेस्ट विशेष परिस्थितियों में कराए जाएंगे जहां टाइप 1 डायबिटीज होगा। क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी है तो डॉक्टर बोलेंगे थायराइड की जांच कराइए। जो थायराइड की ग्रंथि है, ये जो एंटीबॉडी बनते हैं पैंक्रियाज के खिलाफ, यहां भी बन जाते हैं। तो थायराइड हार्मोन की कमी होने लगती है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। तो एक थायराइड की जांच होगी। दूसरी, गेहूं की एलर्जी आजकल बहुत कॉमन है जिसको सीलियक डिजीज कहते हैं। इससे क्या है कि कुपोषण होने लगता है, तो बच्चा ग्रो नहीं करता, प्रौढ़ावस्था, प्राय बच्चों को टाइप 1 पता चलती है, प्रौढ़ावस्था नहीं आती, ऊंचाई नहीं बढ़ती, तो पहली बार में डॉक्टर बोलेंगे कि टीटीजी की भी जांच कराइए, सीरम टीटीजी। ये पॉजिटिव आएगा तो हो सकता है वो बोलें कि गेहूं मत खाइए, तो ग्लूटेन फ्री डाइट पे आपको रखेंगे। तो ये जो जांचें हैं ये मुख्य जांचें हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज का मरीज हमारे पास दोबारा आता है तो हम क्या जांचें करते हैं। देखिए, मान लीजिए मरीज मेरे पास 10 दिन में आता है तो मैं कहूंगा कि खाली पेट और भरे पेट की जांच लेकर आइए, इसी से विवेचना हो जाएगी। टाइप 1 में हम बोलेंगे कि आप अलग अलग समय की जांच करा के चार्ट बनाकर लेके आइए, जिस प्रकार से हम इंसुलिन का डोज तय करेंगे। 6 महीने के बाद जब मरीज आता है तो क्या करते हैं, 6 महीने के बाद आएगा तो हम बोलेंगे कि HbA1c कर लीजिए, टाइप 2 डायबिटीज में खाली पेट और भरे पेट की रिपोर्ट बता दीजिए, और तो कोई जांचें करानी नहीं। उस समय कुछ विशेष परिस्थिति हो, सर्दी, खांसी, बुखार, पेशाब में जलन, तो बात अलग है, तब जांचों का कुछ दायरा बढ़ेगा, अदरवाइज तो कोई जांच की जरूरत है ही नहीं। टाइप 1 डायबिटीज का मरीज हर बार चार्ट बना के आता है, अलग अलग समय में शुगर कैसा आ रहा है, नाश्ते के पहले कैसे आ रहा है, नाश्ते के बाद कैसा आ रहा है, लंच के पहले कैसा आ रहा है, लंच के बाद कैसा आ रहा है, डिनर के पहले कैसे आ रहा है, डिनर के बाद कैसा, ऐसी चार्टिंग बना के लाता है। 6 महीने में उसका भी HbA1c होगा। कभी कभार जिनका डायग्नोसिस के समय HbA1c 14-15%, 16% होता है और वो मरीज हमारे पास 1.5-2 महीने में आते हैं, तब हम पहले HbA1c करवा लेते हैं, क्योंकि कभी कभार खाली पेट और भरे पेट से हमें कंट्रोल की जानकारी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। वो ये विशेष परिस्थितियां हैं, प्रायः हम HbA1c 3 महीने में ही रिपीट करते हैं। तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। और फिर 1 साल बीता तो डॉक्टर बोलेंगे अब आप आंखों को पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसें दोबारा देखिए। तो बड़ा ही सरल है, सालाना आपकी ये 3 जांचें होंगी जिसको हम एंजियो कहते हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं।
और 3-3 महीने में HbA1c की जांच होगी। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मित्रों हमेशा ध्यान रखिए, उनके पास जाके आप ये मत बोलिए कि हमें लगेगा आप जांच करवा लेंगे। आपको खाली पेट की जांच दवा खाते हुए करवानी है और भरे पेट मैंने भोजन के 2 घंटे के बाद। खाली पेट मतलब आप जो रात का डोज लेते हैं ना, वही डिसाइड करेगा आपका खाली पेट, उस समय और कोई दवा नहीं लेनी है। फिर आप खाली पेट की जांच के बाद सुबह का अपना डोज खाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके 2 घंटे बाद जो जांच कराएंगे वो भरे पेट होगी। तो इस तरह से मरीज को अपनी जांचों की विवेचना स्वयं करनी चाहिए। कोई बहुत कठिन जांच, कोई बहुत महंगी जांच नहीं होती। पर अब मधुमेह का मरीज आ रहा है, उसकी कंप्लेंट है कि भाई मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, डॉक्टर को शक होता है कि भाई लकवा है, तो वो आपकी सीटी स्कैन की जांच जरूर करवाएंगे। छाती में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, अनमनापन है, बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं, चलने फिरने में छाती में दर्द होता है, तो डॉक्टर बोलेंगे भाई एक ECG तो जरूर करिए। आगे उसमें कुछ खराबी आती है तो फिर इकोकार्डियोग्राफी, TMT, एंजियोग्राफी सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें आपस में जुड़ी हुई जरूर हैं। पर अगर आप एक अच्छे डॉक्टर की का चुनाव करते हैं जो कि हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वो सही दिशा में आपको मार्गदर्शन करेंगे और वो मार्गदर्शन ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की जांचों के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि डॉक्टर आपकी ये जांचें कराएंगे। मधुमेह का इलाज बहुत महंगा इलाज नहीं है। क्या होता है कि जब पहली बार जांच होती है, जब आंखों का पर्दा, गुर्दा, पैरों की नसें, तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत महंगा हो गया, जबकि वो इतना महंगा नहीं है। ये परेशानियां अगर पकड़ में आ जाती हैं तो लाखों रुपए बच जाते हैं। किसी को अगर रेटिनोपैथी की समस्या है तो आप देखिएगा, पूछिए किसी को जिनका इलाज चल रहा है, एक एक इंजेक्शन हजारों रुपए में लगते हैं। तो इसको बचाना ज्यादा जरूरी है। गुर्दे की जांच आपको मालूम ही है कि गुर्दा अगर हम बचा लेते हैं तो आपके लाखों करोड़ों रुपए बच जाते हैं, क्योंकि गुर्दा लगाना, डायलिसिस कराना अपने आप में विकट परिस्थिति है। मान लीजिए घाव बन गया, दुर्भाग्य से पैर काटने की नौबत आ गई, तो मित्रों ये जीवन में बहुत बड़ी रुकावट होगी। तो हमारी गाड़ी के पहिए ही अगर टूट जाएं तो गाड़ी सरपट कैसे भागेगी। तो आपके डॉक्टर जब भी आपको इन जांचों के बारे में कहें तो इन जांचों को बाकायदा आप स्वीकार करें, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों का रास्ता इन्हीं जांचों के हो जाने के बाद ही खुलता है। रही बात होल बॉडी चेकअप की, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका डॉक्टर समझदार है तो उसे लगेगा तो वो अन्य जांचें लिखेगा और आप खुशी खुशी करवाइए। उससे आपका पैसा भी बचता है और आपको एक धोखा नहीं होता। नहीं तो होल बॉडी चेकअप करा के आपको लगता है कि आपका सब ठीक है। आप डॉक्टर से मिलने से पहले ही आप आश्वस्त हो जाते हैं कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। पर वास्तविकता यह है कि होल बॉडी चेकअप एक छलावा है, एक धोखा है। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।